हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर लेखपाल की फुल तैयारी आपकी चालू हो गई है, जो कि देख सकते हैं दिन में हम आपको 5 क्लासेस आपको दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि लेखपाल की जो एग्जाम डेट है वो आपकी घोषित हो चुकी है और लगातार आपकी तैयारी कराई जा रही है। हमारे चैनल पर फ्री तैयारी कराई जा रही है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जा रहे हैं और लगातार हम आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको लेखपाल में सिलेक्शन लेना है तो आपको किताबों का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। देख सकते हैं चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है आपके ग्रामीण प्रवेश की। तो ये बुक आपके नज़दीकी जो आपका बुक स्टॉल है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप कहीं से भी हैं, आपके नज़दीकी बुक स्टॉल में ये पुस्तक मौजूद है। या आप लोग ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में यहाँ पर कम्बो ऑफर भी दिया जा रहा है चक्षु प्रकाशन के द्वारा। यहाँ पर अगर आप लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल की गाइड है, प्रैक्टिस सेट है और आपकी पुस्तक है अर्थात बुक है, ये तीनों अगर आप एक साथ मंगाते हैं तो 32% का यहाँ पर डिस्काउंट भी आपको है। तो लिंक से आप लोग इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं और ऑफलाइन लेना है तो ऑफलाइन भी आपकी नज़दीकी जो जहाँ पर किताबें मिलती हैं वहाँ पर ये भी आपको मौजूद है, तो आप लोग ले सकते हैं। देख सकते हैं कि नए पैटर्न पर आपके आधारित है। ये जो आपका नवीनतम पाठ्यक्रम था उसी के आधारित ये आपकी किताबें बनाई गई हैं, जो कि बिल्कुल देखा जाए तो एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके मिलते हैं। और काफ़ी अच्छी किताब ये है कि जैसे जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इस बुक में, वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलते हैं। दूसरी बात, खास बात ये है कि यहाँ पर हर एक चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको है। ऐसा नहीं कि पूरी एक रामायण जैसे लिख दिया गया इसके बाद आपको पढ़ने के लिए बोल दिया गया। यहाँ पर देखो आपको हर एक पॉइंट दे दिया गया है, एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है और एक एक पॉइंट से ही आपकी ग्रामीण प्रवेश तैयार होती है ना। तो इस प्रकार से देखिए काफ़ी अच्छी बुक है और जो जो चीज़ आपको एग्जाम में पूछा जाना है ना, उस पर भी फोकस किया गया है। साथ में स्ट्रक्चर की जो जहाँ पर ज़रूरत है वो स्ट्रक्चर भी आपको बना दिया गया है ताकि काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकें। दूसरी खास बात इस किताब में ये है कि हर एक टॉपिक है, जैसे मान लो पहला टॉपिक है तो पहले टॉपिक की जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपके यहाँ पर साथ में दिए गए हैं। तो इससे क्या होगा, हर एक टॉपिक का रिवीजन भी होता जाएगा और लास्ट में भी कुछ और भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं तो जो कि उसके आंसर की भी आपको दिए गए हैं, तो आंसर की के माध्यम से आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये जो बुक है आपके नज़दीकी बुक स्टॉल में मिल जाएगी, या तो आप लोग ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप लोग मंगा सकते हैं, लिंक हमने दे दिया है ना। और भी बुक के बारे में जानकारी लेना है तो भी वहाँ पर नंबर दिया गया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उनसे बात कर सकते हैं कि कब किताब आपकी आ जाएगी, क्या है ना। सारी जानकारी आपको मिल भी सकती है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो इसमें हम थ्योरी भी कवर करेंगे और इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे और उससे रिलेटेड आपके क्या होंगे, थ्योरी भी होंगे, ठीक है। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या कितनी है। जवाब दीजिएगा कि राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या जो है वो आपकी कितनी है, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए इसके पहले हमने आपको देखो बताया भी था, है ना। राजस्व परिषद से संबंधित हमने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है कि राजस्व परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है ना। लखनऊ में है, हमने आपको बता दिया था। स्थापना कब की गई थी, तो आपके राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में की थी, है ना। 1831 में की गई थी। राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई थी, इलाहाबाद में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ है। मतलब राजस्व परिषद के जितने भी प्रशासनिक कार्यालय इनका लखनऊ, ये सब चीज हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। आज इस टॉपिक में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे अनुभागों से संबंधित, और अनुभाग से संबंधित हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या कितनी है, 9 का आंसर जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपके 19 है। कितने अनुभाग है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आपका 19 आपका जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपके राजस्व परिषद के अनुभाग में कह रहा आपसे कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में 19 अनुभाग है और आपके 14 प्रकोष्ठ हैं। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कितने अनुभाग है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 19 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बेहतरीन तरीके से हम आपको तैयारी करा देंगे तो आप कहोगे कि लेखपाल बहुत ही सरल था। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको वृक्ष लगाना है, बंजर भूमि का विकास करना है, इसके लिए कौन सा आपका होता है, तो देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा अनुभाग 2। क्या हो जाएगा, अनुभाग 2 हो जाएगा। आंसर आपको दिख रहा है, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चन आपके होते हैं। देखिए अनुभाग 5 के अंतर्गत क्या दिया है, देखिए अनुभाग 5 में क्या होता है, जो जो सीमा होते हैं अंतरराष्ट्रीय, जैसे आपका सीमा विवाद हो गया, उनसे आपका अनुभाग 5 होता है। अनुभाग 8 में आपका चकबंदी होता है, ठीक है ना। और अनुभाग जो आपका 11 है उसमें क्या होता है, कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है,
क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, देखिए पॉइंट दिया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत नेपाल चीन तिब्बत सीमा विवाद संबंधी जो आपके कार्य हैं वो राजस्व अनुभाग 5 के अधीन आते हैं। अभी हमने आपको बताया कि आपके अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है विवाद है ना, इनसे संबंधित अनुभाग कौन सा होता है, तो अनुभाग 5, अर्थात उसके बारे में किसमें लिखा गया है, तो अनुभाग 5 में लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है। चलिए भाई, जितने लोग जुड़ जाते हैं सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। ठीक है, कम बच्चे हैं तो क्या हुआ, हम इतने ही बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे कम बच्चे हों चाहे ज्यादा बच्चे हों, लेकिन सभी लोग सपोर्ट जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए बताइएगा, अंतर प्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग जवाब आ गया है। यहाँ पर देखो अभी अभी हमने बताया है कि यहाँ पर आपका अनुभाग 5 में दिया गया है, किसमें, अनुभाग 5 में दिया है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर, है ना। अभी भी काफी लोग गलतियां कर रहे हैं, देखो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है कि राजस्व अनुभाग संख्या 8, ये बताइए राजस्व अनुभाग 8 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। चलिए, नाहरदेह से, भवन निर्माण से, चकबंदी से या अधिकारियों के कार्य से, किसका जवाब हो जाएगा, तो देखो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, चकबंदी से हो जाएगा। ठीक है, राजस्व अनुभाग 8 का संबंध किससे है, चकबंदी से है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे दिया गया है कि कृषि विपदाओं से संबंधित सूचना इकट्ठा करना राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है। तो चलिए यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन रिपीट जरूर कराएंगे ताकि आपको याद होता जाए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ग्रामीण परिवेश याद नहीं होती है, लेकिन आप लोग नहीं कहना है कि हमको याद नहीं होता, आप कहोगे कि हम बिल्कुल रट लिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कृषि विपदाओं से संबंधित, जैसा ही नाम आए तो आपको जवाब देना है बी नंबर, अनुभाग नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, अनुभाग नंबर 11 हो जाएगा। एक पॉइंट और भी दिया है, इसके बाद कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव फिर से पढ़ेंगे। देखो दिया है राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है, राजस्व अधिकारी में कौन कौन शामिल होते हैं, किसे शामिल करते हैं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका दिया है सहायक कलेक्टर, लेखपाल, निरीक्षक कानूनगो या इनमें से सभी। तो याद रखिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनमें से सभी आपके राजस्व अधिकारी के तौर पर शामिल होते हैं, तो ऑप्शन डी नंबर राइट हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ बहुत थ्योरी इसकी पढ़ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड और भी आपके इसके क्वेश्चन बनेंगे, तो उनको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि हमने पढ़ा है और इसके बाद उसके आंसर भी सही किए हैं। ठीक है, तो देखिए सुनते रहिएगा आराम से। राजस्व परिषद के प्रयाग कार्यालय में 2 अनुभाग है। अगर पूछे कि राजस्व परिषद के प्रयाग कार्यालय में कितने अनुभाग हैं, तो आपके 2 अनुभाग हैं। राजस्व अनुभाग 1 के द्वारा अन्य कार्यों के साथ राजस्व ग्रामों के सृजन, है ना, मतलब जो राजस्व ग्राम है उनका सृजन मतलब उनका निर्माण करना, अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। अगला यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट आपसे पूछेगा कि जमींदारी का उन्मूलन राजस्व अनुभाग फर्स्ट का ही क्या है, कार्य है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जमींदारी का उन्मूलन कौन से अनुभाग के अंतर्गत आपका है, किसमें कार्य है, तो आपके राजस्व अनुभाग 1 का ही क्या है, आपका कार्य है। देखो बुक तो आप बहुत बड़ी है, बुक में बहुत कुछ है, लेकिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आप लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है वो हम आपको पहले से हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, मात्र आप वीडियो देख लेंगे उसी में आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भूमि व्यवस्था लागू करने का काम राजस्व अनुभाग फर्स्ट द्वारा ही किया जाता है। याद रखिए भूमि व्यवस्था लागू करने का जो काम है वो राजस्व अनुभाग फर्स्ट के द्वारा ही किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं राजस्व अनुभाग आपका 2, इसमें ग्राम पंचायत में निहित भूमि तथा अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। जो आपका ग्राम पंचायत है वहां से निहित जो भूमि है उसके अन्य और साथ में जो संपत्ति संबंधी कार्य है किए जाते हैं, अनुभाग 2 में किए जाते हैं। अगला यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट दिया गया है कि इस अनुभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। आप देखते हैं वृक्षारोपण कार्यक्रम, वृक्ष लगाए जाते हैं, वो अनुभाग आपके 2 के ही तहत आपका किया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका ऊसर है, बंजर है ना, और या निसयूज आपका भूमि है, आवंटन संबंधी कार्य इसी अनुभाग नंबर 2 से किए जाते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि ग्राम सभाओं के हाट, है ना, बाजार, मेला, तालाब, पोखर, जल प्रणाली से होने वाले आय व्यय संबंधी कार्य भी जो होते हैं वो अनुभाग 2 के ही अधीन आते हैं, है ना। याद रहेगा ना कि जितने भी ग्राम सभाओं में हाट होते हैं, बाजार होते हैं, मेला होते हैं, तालाब होते हैं, पोखर होते हैं, इनके जल प्रणाली सिस्टम होता है, उसका आय व्यय संबंधी जो कार्य होता है वो आपके किस में आता है, तो आपके अनुभाग नंबर 2 के अधीन ही आता है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना विषयक कार्य राजस्व अनुभाग 4 द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय, है ना, लेखपाल के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है,
ऐसे विद्यालयों की स्थापना का जो विषय है, ये कार्य किसमें है, तो अनुभाग नंबर किसमें मिलेगा, तो आपके 4 में यहां पर मिलेगा। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है राजस्व अनुभाग नंबर 5। प्रदेश में नए मंडल, नए जनपद, नए तहसीलों के सृजन के लिए, सृजन मतलब होता है बनाना, ठीक है, उससे संबंधित विभिन्न मामले जो मिलते हैं, कहां मिलते हैं, राजस्व अनुभाग नंबर 5 में, ठीक है। अगर नया मंडल है, नया जनपद है, नई तहसील का निर्माण करना है, तो ये अनुभाग नंबर 5 में ये आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है राजस्व अनुभाग नंबर आपका 8। तो अनुभाग जो राजस्व अनुभाग नंबर 8 है वो किससे संबंधित है, तो आपकी चकबंदी से संबंधित है। किससे संबंधित है, आपकी चकबंदी से संबंधित है। राजस्व अनुभाग नंबर 9 है, इसमें क्या होता है, जो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल इत्यादि के जो कार्य है, उनकी जो सेवा है, उनके नियम है, उनके संशोधन संबंधी जो कार्य है, वो सब किसमें मिलते हैं, राजस्व अनुभाग नंबर किसमें, तो आपके यहाँ पर 9 में मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है। कानून को क्या पूछा गया था एग्जाम में कि कानून को किस में आता है, उसके नियमावली, उसका संशोधन किस में आता है, तो अनुभाग नंबर 9 में आपका आता है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कृषि गणना, खेतों में हदबंदी, दाखिल खारिज, ठीक है, दाखिल खारिज संबंधी जो भी कार्य होते हैं, उसे बंटवारा संबंधी कार्य होते हैं, वो भी अनुभाग किसमें होते हैं, 9 में आपके आते हैं, ठीक है। दाखिल खारिज किसमें, अनुभाग 9 में आते हैं, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला है अनुभाग नंबर आपका 11। देखो जो जरूरी है वही आपको पढ़ा रहे हैं, जो जरूरी है वही पढ़ा रहे हैं। अब आप सोचो कि नहीं सिर्फ काका गागा अंगा पढ़ाने से लेखपाल बन जाओगे, तो ऐसा तो नामुमकिन है, ठीक है ना। तो चलिए राजस्व अनुभाग 11 में क्या दिया है, तो देखिए यह अनुभाग बाढ़ की समीक्षा, है ना, देखिए कि यह अनुभाग बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करता है। अर्थात अगर क्वेश्चन पूछे कि बाढ़ की वार्षिक समीक्षा किस अनुभाग में होती है, तो अनुभाग नंबर 11 में होती है बाढ़ से समस्या। देखो बाढ़ से संबंधित जैसे दिया है, दैनिक बाढ़ आती है या बाढ़ से कोई भी क्षति पहुंच जाती है, तो वो अनुभाग नंबर आपका 11 ही है। मौसम अगर खराब होता है, मौसम की दशा से संबंधित जो भी आपकी पॉइंट होते हैं, वो भी अनुभाग कितने होते हैं, 11। अर्थात क्या होता है, बाढ़ आती है, मौसम खराब होता है, उससे भी कोई भी अनुभाग होती है, जानकारी होती है, भुखमरी सूचकांक होता है ना, मतलब जिसमें क्या होती है, आपदाएं आती हैं, तो आपदा संबंधी पॉइंट आपको कहां मिलेंगे, अनुभाग नंबर 11 में ही मिलेगा। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि अनुभाग नंबर 11 भुखमरी की सूचना पर ध्यान देता है तथा उसकी जांच संबंधी कार्य करता है, ठीक है। कौन, अनुभाग नंबर कौन हो जाएगा, यहां पर 11 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट दिया गया है फसल तथा मौसम की सूचना का काम यही अनुभाग देता है। कौन, 11 अनुभाग करता है। यह अनुभाग सूखा के कारण हुई क्षति की सूचना भी देता है। कौन, अनुभाग 11। तो इससे मतलब अनुभाग 11 जब आपने पढ़ा तो आपने देखा कि अगर किसी प्रकार की विपदा आती है, सूखा आता है, बाढ़ आता है ना, तो ऐसे संबंधी जो सूचना होंगे वो अनुभाग नंबर किसमें, 11 में ही देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट दिया है राजस्व अनुभाग कौन सा, यहाँ पर 12। कौन सा, राजस्व अनुभाग नंबर आपका 12। तो इसमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यह अनुभाग अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम का कार्यान्वयन अतिरिक्त घोषित भूमि का बंदोबस्त करना है। देखिए यहां पर दूसरा वाला पॉइंट कि भू राजस्व अधिनियम और भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों के अंतर्गत मुकदमों का कार्य करता है। अर्थात जो भू राजस्व अधिनियम है और भूमि सुधार संबंधी अधिनियम है, उनके मुकदमों के संबंधी जो कार्य होता है वो अनुभाग नंबर किसमें होता है, 12 में होता है। किसमें होता है, 12 में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख सकते हैं कि अभी अनुभाग नंबर जो 12 है वो क्या करता है, कि जो कार्यक्रम किए गए, जैसे बाढ़ कार्यक्रम है तो उसको सुधारने के लिए जैसे दिया है 20 सूत्री कार्यक्रम का समन्वय का कार्य भी कौन करता है, तो आपका अनुभाग नंबर 12। परिवार नियोजन से संबंधित समस्त समन्वय का कार्यक्रम करता है, तो आपका अनुभाग कौन सा, 12, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है राजस्व अनुभाग नंबर आपका 14। ये क्या कार्य करता है, तो यह अनुभाग सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधी क्रियाएं करता है। क्या, यह अनुभाग सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधी क्या करता है, क्रियाएं करता है। अगला पॉइंट दिया है यह अनुभाग भू राजस्व बंदोबस्त करता है। क्या, भू राजस्व बंदोबस्त कौन सा अनुभाग करता है, तो अनुभाग नंबर आपका 14 हो जाएगा। अगला है भूदान एवं ग्राम दान संबंधी जो कार्य करता है वो कौन सा होता है, अनुभाग नंबर आपका 14 हो जाएगा। अगर भूदान कर रहे हैं या ग्राम दान संबंधी कार्य हैं वो आपके किसमें, आपके 14 में होता है। मैप एवं रिकॉर्ड मैनुअल का पुनर्निरीक्षण, है ना, जो मैप बना है उसका रिकॉर्ड का मैनुअल तरीके से क्या पुनरीक्षण करना, ये भी अनुभाग किसमें आता है, 14 में आता है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए जो अनुभाग जरूरी थे वो अनुभाग हमने आपको बता दिया है, सब अनुभाग आपको नहीं पढ़ना था, ठीक है, सभी अनुभाग नहीं पढ़ना है। अब यहां पर देखते हैं कुछ नए नए पॉइंट आपको मिलेंगे, इसको पढ़ना है क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपके बनेंगे।
दिया गया है तहसीलदार जिसे बोलते हैं न्यायिक का पद, ठीक है, तहसीलदार अर्थात न्यायिक का पद प्रदेश के अधिकांश पूर्वी जिलों में है। अर्थात ये हुआ कि तहसीलदार का जो पद है वो अधिकांश किस जिले में मिलते हैं, मतलब कहां पर मिलते हैं, जो पूर्वी जिले हैं वहां पर देखने को मिलते हैं तहसीलदार का पद, ठीक है। अगला पॉइंट दिया गया है भूमि के हक सीमांकन बंटवारे से संबंधित वाद जो होते हैं, विवाद होते हैं, वो उप जिलाधिकारी के यहाँ चलते हैं। जैसे भूमि का हक है ना, सीमांकन है या बंटवारे से संबंधित कोई भी विवाद होता है वो क्या होता है, तो उप जिलाधिकारी अर्थात एसडीएम के यहाँ पर चलते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि उप जिलाधिकारी अर्थात एसडीएम ग्राम पंचायत के सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं के क्या करते हैं, सुनवाई करते हैं। चाहे ग्राम पंचायत के हों या प्रधानों के निर्वाचन संबंधी कोई भी अगर याचिका है उसकी सुनवाई कौन करते हैं, तो आपके एसडीएम ही करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायी जो होता है किसका होता है, तो याद रखिएगा शांति व्यवस्था, आईएमपी ये पॉइंट आपका है, शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व आपके मजिस्ट्रेटों पर ही होता है, मजिस्ट्रेट पर होता है, याद रखिएगा। अगला है कि जिला स्तर में, अगर जिला स्तर की बात कर दे कि जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसका है, तो आपके डीएम का होता है, किसका, डीएम का। ये तो आपके एसडीएम हो गया, यहाँ पर डीएम हो गया, याद रखिएगा। अगर किसी भी आपके जिले में कोई व्यक्ति अगर भूख से मरता है तो इसकी जिम्मेदारी भी होती है एसडीएम का होता है। कोई व्यक्ति अगर जिले में सर्दी से मरता है तो उसका जिम्मेदारी कौन होता है, डीएम ही होता है। तो याद रखिए जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसका होता है, तो आपके डीएम का होता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि जिला अधिकारी जिले में, देखो जिला अधिकारी जिले में और मंडलायुक्त मंडल में शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात जो जिला अधिकारी होते हैं वो जिले में और आपके मंडलायुक्त मंडल में शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है उप जिला अधिकारी जिसे हम लोग एसडीएम कहते हैं, वो जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, है ना, वो जिला अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। अगला पॉइंट जो कि आईएमपी पॉइंट आपको दिया है, भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किसके पास है, तो आपके जिला अधिकारी डीएम के पास है। याद रखिए भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किसके पास होता है, तो आपके जिला अधिकारी को ही सौंपा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि प्रदेश के सभी भू अभिलेखों यानी खतौनियों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और अब केवल कंप्यूटरीकरण खतौनी तहसील से निर्गत किए जा सकते हैं। अर्थात जो कंप्यूटरीकृत खतौनी है वो तहसील से ही क्या किए जाते हैं, निर्गत किए जाने के निर्देश आपके होते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने और उसके प्रबंधन का उत्तरदायित्व राजस्व विभाग का है। आप देखते हैं कि कभी कोई आने वाला होता है ना, तो क्या होता है जो सार्वजनिक संपत्ति पे कोई हक जमाए होता है तो उसको क्या करते हैं, उस कचरे को बाहर कर देते हैं। तो ये राजस्व विभाग का क्या होता है, कार्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला दिया गया है कि राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहां पर है, तो आपके हरदोई में है। याद रखिएगा कि राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहां पर है, तो आपके हरदोई में है। ये बिल्कुल आपका एमपी क्वेश्चन है और ये पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, देखिएगा, कह रहा है कृषि दुर्घटना बीमा योजना का संचालन 5 अक्टूबर 2004 से किया जा रहा है। अगर एग्जाम में पूछे कि कृषि दुर्घटना बीमा योजना का संचालन कब से किया जा रहा है, 5 अक्टूबर 2004 से किया जा रहा है। हाँ, अगर आपके दिमाग में देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 12 से 70, यदि 12 से 70 वर्ष की आयु के किसी व्यक्ति का नाम खतौनी में खातेदार या साखातेदार के रूप में अंकित है और उसकी मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है तो उसके वैधानिक अधिकारी उत्तराधिकारियों को बीमा कंपनी द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है। मतलब ये हुआ जो खतौनी बन जाती है वो 12 वर्ष की उम्र से बन जाती है और याद रखिए 70 वर्ष की उम्र तक अगर किसी प्रकार की समस्या होती, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी जो भी होंगे, है ना, आप देखते हैं कि जब आप बैंक में खाता खुलाने जाते हैं तो नॉमिनेट किया जाता है कि आपके नॉमिनेट कौन होंगे, मम्मी पापा या कोई भाई, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो धनराशि उन्हें प्रदान की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला दिया है, ये जो बीमा प्रीमियम का भुगतान है वो राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को किया जाता है। याद रखिएगा कि बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को किया जाता है, ठीक है।
अगला है यहाँ पर देख सकते हैं, वर्तमान में इसके लिए द ओरिएंटल एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड से अनुबंध किया गया है, यहाँ पर जो इंश्योरेंस आपका सिस्टम है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, राजस्व विभाग के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जो निवास प्रमाण पत्र है या जात प्रमाण पत्र है या आय प्रमाण पत्र है या किसान बही है, ये कौन से विभाग के द्वारा यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि राजस्व विभाग के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, जैसे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या किसान बही प्रमाण पत्र। ये किसके द्वारा? राजस्व विभाग के द्वारा किए जाते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के आई तथा 243 के वाई के अनुसार राज्य वित्त आयोगों का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। आप देखते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वो भी राज्य वित्त आयोग का। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 243 के आई में और 243 के वाई में किया जाता है। अगला पॉइंट जो कि बहुत ही एमपी पॉइंट है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 के का के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। अर्थात राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो आपका राज्यपाल करता है। अब आप सोचो कि हम लोग यहाँ पर ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे हैं, तो ग्रामीण परिवेश अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझिए कि बहुत कुछ आपको कंप्लीट हो जाएगा। बस आप अगर वीडियो ही देख लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। इसकी गारंटी है कि आप लोगों को लेखपाल में कोई पीछे नहीं हटा सकता है। ठीक है ना? चलिए अब आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, भूमि हक सीमांकन बंटवारे से संबंधित मामला किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, आपका आंसर दिख भी रहा है ना? याद रखिएगा यहाँ पर जो एसडीएम है, याद रखिएगा भूमि हक सीमांकन बंटवारे से संबंधित जो मामला है वो आपके एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया है, भूलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर होता है? चलिए बताइएगा, भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किस अधिकारी पर होता है? डीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या यहाँ पर लेखपाल? चलिए यहाँ पर 16 का जवाब दीजिएगा। तो देखो अभी अभी हमने बताया था कि भू अभिलेखों की जो रखरखाव का उत्तरदायित्व होता है वो आपके किसके? डीएम के पास होता है। किसके पास है? तो आपके डीएम के पास होता है। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं जो हमने पढ़ाया है वही अगर आप लोग गलती करोगे तो इसका मतलब है कि आप लोगों को लाइव क्लास में ये होता है कि चलो आप लोगों का मन बहलता रहेगा, लेकिन अगर आप लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर लाइव क्लास नहीं देंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे। फिर आप मत कहना कि सर रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, आप लाइव क्लास नहीं दे रहे हैं। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? देख सकते हैं इसको हमने पढ़ाया है। देखो इस वीडियो में जो भी हम कराएंगे वो सब कुछ पढ़ाया ही कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा पढ़ाया हुआ मिलेगा। देखो राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान किस जिले में है? तो देखिए गाजियाबाद, हमीरपुर, मिर्जापुर या हरदोई। तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर आएगा यहाँ पर डी नंबर आपके हरदोई में है। कहाँ पर? हरदोई जिले में है। कर्मचारियों को भूलेख प्रतिलिपि तैयार करने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित करने हेतु उद्देश्य से इस संस्थान का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन होता है? चलिए बताइएगा, तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन होता है? 19 नंबर में जवाब दीजिए। तो तहसील स्तर का होता है तो तहसील स्तर क्या हो जाएगा? तहसीलदार हो जाएगा। तहसील स्तर में क्या होता है? तो आपका तहसीलदार होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी तहसीलदार होता है जो करों की वसूली करता है। तहसीलदार का अर्थ होता है राजस्व संग्रह करने वाला पद धारक। ठीक है, क्या होता है? राजस्व संग्रह करने वाला पद धारक। हल्का स्तर पर लेखपाल या पटवारी प्रमुख अधिकारी होता है। अर्थात हल्का संबंधी अगर ब्यौरा तैयार करना है वो लेखपाल या पटवारी प्रमुख अधिकारी होता है जो भू राजस्व अधिनियम कार्यों को निष्पादित करता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 2333 राजस्व न्यायालय संचालित हैं। राजस्व न्यायालयों में सबसे निचली अदालत होती है और नायब तहसीलदार की मानी जाती है। देखिएगा कह रहे हैं सबसे निचली अदालत जो आपकी है राजस्व न्यायालयों में वो कौन सी है? नायब तहसीलदार की अदालत मानी जाती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है। क्वेश्चन दिया है कि राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत किसकी होती है? बताइए, राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत जो होती है वो आपकी किसकी होती है? तो देख सकते हैं अभी अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर नायब तहसीलदार की होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण कौन रखता है? गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण
कौन रखता है? यहां पर जवाब दीजिए लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार या नायब तहसीलदार। क्या जवाब बनेगा? तो देखो गांव की बात यह है तो आप लोगों को तुरंत जवाब देना है कि यहाँ पर जो लेखपाल होता है इसी का तो काम होता है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जो लेखपाल, आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। गांव की संपूर्ण जमीन का विवरण लेखपाल रखता है। लेखपाल ग्राम स्तर का कर्मचारी होता है जिसके अधिकार क्षेत्र में एक या एक से अधिक गांव आते हैं। किस किसान के पास कितनी भूमि है, भूमि का स्वरूप क्या है, भूमि पर कितना लगान निर्धारित है, इन सभी की जानकारी लेखपाल के पास होती है। कृषक के निधन के पश्चात तहसीलदार या अपर जिला कलेक्टर की आज्ञा से लेखपाल उत्तराधिकारी को भूमि हस्तांतरण करता है। अगर कोई खत्म हो जाता है तो लेखपाल के ही द्वारा ही आगे उसका उत्तराधिकार बना दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? ऐसे हमने डिजाइन किया है, ऐसे हमने क्वेश्चन लिया है कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हर एक पॉइंट आपके दिमाग में छपता चला जाएगा। ये ऐसा आपको कंटेंट हमारे ही चैनल पे आपको मिलेगा। और याद रखिएगा डेली क्लास लेते हैं तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको लड़ने की जरूरत है कि कब एग्जाम मिलेगा और कब एग्जाम को हम धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो यहां पर देख सकते हैं अभी अभी हमने बताया कि ये होता है लेखपाल के द्वारा। ये देखो दिया है, ये आपको दिया है कृषक के निधन के पश्चात तहसीलदार या अपर जिला कलेक्टर की आज्ञा से कौन? लेखपाल उत्तराधिकारी को भूमि हस्तांतरण करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका लेखपाल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। हाँ, इतने क्वेश्चन हमने इस टॉपिक में लिए थे जिसमें से हमने जो अधिकारी थे और आपके अनुबंध संबंधी थे, अनुभाग थे, वो हमने यहाँ पर कवर किए। और अगली क्लास में आइए, अगली क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसको भी कवर करते हैं। हमने बता दिया है बैक टू बैक क्लासें देंगे, इतनी क्लासें देंगे कि आप लोग कहोगे कि सर अब हम लेखपाल बन सकते हैं क्या, अब हम लोग लेखपाल बन सकते हैं। इतनी आपको क्लासें लेना है। ठीक है, हर सब्जेक्ट की क्लासें आपको देंगे हम। ठीक है, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है।